इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के डिस्कशन और एनसीईआरटी के क्वेश्चन विद आंसर पर भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 2 जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो पर डिस्कशन करेंगे, पर इसकी स्टार्टिंग करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो सेशन। लेट्स स्टार्ट। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वर्ड है, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म वर्ड इज मेड फ्रॉम टू वर्ड। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वर्ड है ये दो शब्दों से मिल करके माइक्रो ऑर्गेनिज्म वर्ड बना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक वर्ड तो है माइक्रो एंड सेकंड वर्ड है हमारा ऑर्गेनिज्म। ठीक है, माइक्रो एंड ऑर्गेनिज्म मेक्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब माइक्रो और ऑर्गेनिज्म मिल करके क्या बनाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब देखिए माइक्रो मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। ठीक है, देखिए माइक्रो मतलब होता है क्या, माइक्रो मतलब होता है स्मॉल, एंड ऑर्गेनिज्म मतलब क्या होता है, ऑर्गेनिज्म मतलब होता है लिविंग बीइंग। व्हाट, लिविंग बीइंग। ठीक है, तो इसका क्या सेंस निकल रहा है, माइक्रो मीन्स स्मॉल एंड ऑर्गेनिज्म मीन्स लिविंग बीइंग। तो स्मॉल लिविंग बीइंग मीन्स छोटे जीवित प्राणी। लिविंग बीइंग कहने का मतलब क्या, दोज बीइंग्स विच हैव लाइफ, ऐसे प्राणी जिनके पास लाइफ होती है उन्हें हम क्या बोलेंगे, लिविंग बीइंग। तो जितने भी छोटे जीवित प्राणी हैं, जितने भी स्मॉल लिविंग बीइंग हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अंडरस्टैंड। तो ये तो बात करी हम लोगों ने माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, अब हम जानते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आखिर पाया कहाँ जाता है। देखिए बच्चों, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर जगह प्रेजेंट होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज प्रेजेंट एवरीवेयर। कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ना हो। कहने का मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म लैंड पे भी प्रेजेंट है, एयर में भी है, वाटर में भी है, एंड चाहे तो वो हॉट क्लाइमेट में भी है, कोल्ड क्लाइमेट में भी है, रेनी डे में भी है। कहने का मतलब हर जगह माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, प्रेजेंट है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज प्रेजेंट एवरीवेयर। जैसे भगवान कहते हैं कि वो हर एक पार्टिकल में, हर एक कण कण में है, वैसे ही हमारा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये भी हर जगह मौजूद है। कोई भी एक सिंगल ऐसी जगह नहीं है जहां माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं होता। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज प्रेजेंट एवरीवेयर। बट एक बात है, वी कांट सी देम विथ आवर नेक्ड आइज। हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अपनी नेक्ड आइज से नहीं देख सकते। वी कांट सी देम विथ आवर नेक्ड आइज, वी कैन सी देम ओनली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सिर्फ और सिर्फ किसकी हेल्प से देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप की हेल्प से। किसकी मदद से, माइक्रोस्कोप की मदद से। अभी जैसे मैंने बोला कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर जगह प्रेजेंट है, हर जगह, एवरीवेयर, लैंड, एयर, वाटर, हर जगह। तो इस टाइम एयर में भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, आपके हाथों में भी मौजूद है। क्या आप उन्हें देख पा रहे हो, नहीं देख पा रहे हो। वी कांट सी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मैंने पहले ही बोल दिया कि वी कांट सी माइक्रो ऑर्गेनिज्म विथ आवर नेक्ड आइज। हम नेक्ड आइज से हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जरा भी नहीं देख सकते। वी कैन सी देम ओनली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। ठीक, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में हम लोगों ने 3 बातें जानी। पहली बात तो ये कि ये काफी स्मॉल लिविंग बीइंग होते हैं, मतलब ये छोटे जीवित प्राणी होते हैं। सेकंड पॉइंट इज दैट कि वी कांट सी देम विथ आवर नेक्ड आइज। हम इन्हें नेक्ड आइज से नहीं देख सकते। वी कैन सी देम ओनली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। हम सिर्फ और सिर्फ इन्हें माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। एंड थर्ड पॉइंट इज दैट कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर जगह प्रेजेंट है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज प्रेजेंट एवरीवेयर। ओके, अब जैसा कि हम लोगों ने जान लिया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, इसके आगे आपके चैप्टर में 2 वर्ड्स और एडेड है, फ्रेंड्स एंड फो। फ्रेंड मतलब तो आप जानते हैं, फ्रेंड्स मतलब दोस्त। दोस्त क्या करता है, आपकी हर काम में हेल्प कर देगा, आपको सजेशन देगा। तो फ्रेंड मतलब ये हो गया। फो मतलब क्या होता है, फो मतलब होता है दुश्मन, इनेमी। ठीक है, अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ इस वर्ड का क्या मतलब है ये जानेंगे, फ्रेंड्स एंड फो। देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज अ फ्रेंड भी एक्ट करता है एंड
माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज अ फो भी एक्ट करता है। तो आइए जानते हैं कैसे। देखिए, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के लिए क्या होते हैं, काफी ज्यादा यूजफुल होते हैं, ठीक है। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूजफुल फॉर अस, दैट्स व्हाई दे आर एक्ट लाइक एज फ्रेंड्स, अंडरस्टैंड। एंड कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, वो हमारी बॉडी को सिर्फ हार्म ही कर सकते हैं, अदरवाइज इसके अलावा कुछ नहीं। तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसकी तरह एक्ट करेंगे, फो की तरह। देखिए, जो यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इतने माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, पता नहीं कितने सारे हैं और कहाँ कहाँ मौजूद है, हमें कुछ नहीं पता, हर जगह मौजूद है, और कितने हैं ये भी नहीं पता। तो उनमें से कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूजफुल होते हैं तो उन्हें हम फ्रेंड्स की कैटेगरी में रखेंगे, और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हार्मफुल होते हैं उन्हें हम फो की कैटेगरी में रखेंगे। ओके, तो ये था माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है और फ्रेंड्स और फो का मतलब क्यों है, क्यों फ्रेंड्स और फो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ एडेड है, हम लोगों ने ये जान लिया। अब देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को 5 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 5 ग्रुप्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को 5 ग्रुप्स में क्लासिफाइड किया गया है। वो 5 ग्रुप्स कौन कौन से हैं, आइए वो देखते हैं। देखिए, फर्स्ट तो है बैक्टीरिया, सेकंड है प्रोटोजोआ, थर्ड है फंगी, फोर्थ है एल्गी एंड फिफ्थ इज वायरस। तो देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 5 ग्रुप्स। First is bacteria, second is protozoa, third is fungi, fourth is algae and fifth is virus। तो देखिए, बैक्टीरिया भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सारे जितने भी 5 ग्रुप्स मैंने यहाँ लिखे हैं ये सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। Why they are classified into microorganism under the category of microorganism? Because we can't see them with our naked eyes, हम इन्हें अपनी naked eyes से नहीं देख सकते हैं। ओके, तो अब देखिए कि बैक्टीरिया, सबसे पहले हम जान लेते हैं बैक्टीरिया क्या होता है। देखिए, बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया क्या होते हैं, यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यूनिसेलुलर मतलब क्या होता है। देखिए, सेल्स ऑर्गेनिज्म भी दो पार्ट्स में क्लासिफाइड है, ऑर्गेनिज्म को भी 2 ग्रुप्स में क्लासिफाइड किया गया है, और वो 2 ग्रुप्स कौन कौन से हैं, वो 2 ग्रुप है। फर्स्ट है हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड सेकंड इज मल्टी सेलुलर। तो आइए जानते हैं सबसे पहले हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर मीन्स, देखिए, यूनिसेलुलर इज ऑल्सो मेड फ्रॉम 2 वर्ड, यूनी एंड सेलुलर। यूनी मीन्स होता है सिंगल, यूनी मीन्स क्या होता है, सिंगल, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ और सिर्फ एक सेल के बने हो, मीन्स सिंगल सेल के बने हो, उनके अलावा 1 सेल से ज्यादा सेल हो ही ना, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहेंगे, यूनिसेलुलर। एंड मल्टी सेलुलर इज ऑल्सो मेड फ्रॉम 2 वर्ड, मल्टी एंड सेलुलर। मल्टी मीन्स क्या होता है, मोर देन 1। मल्टी मीन्स क्या होता है, मोर देन 1, यानी एक से ज्यादा। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें एक से ज्यादा सेल्स होते हैं, एक से मोर देन 1 सेल, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास एक से ज्यादा सेल्स होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, मल्टी सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे हम ह्यूमन बीइंग्स, हमारी बॉडी इतनी बड़ी है, क्या सिर्फ एक सेल की होगी, नहीं, हमारी बॉडी में कितने सारे सेल्स होंगे। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे लिविंग बीइंग कह लीजिए, ऐसे लिविंग बीइंग जो एक से ज्यादा सेल्स के बने हो उन्हें हम क्या कहेंगे, मल्टी सेलुलर। और यूनिसेलुलर किसे कहेंगे, जो सिर्फ और सिर्फ एक सेल का बना हो, मीन्स सिंगल सेल का। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलेंगे, यूनिसेलुलर। तो मैं बात कर रही थी बैक्टीरिया की। देखिए, बैक्टीरिया मैंने बोला यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ एक सेल के बने होते हैं। देखिए, सारे बैक्टीरिया यूनिसेलुलर नहीं होते,
कुछ बैक्टीरिया यूनिसेलुलर भी होते हैं एंड सम बैक्टीरियाज आर मल्टी सेलुलर। ओके, देखिए अब बैक्टीरिया की कुछ बातें जान लेते हैं। ये तो बात हो गई कि बैक्टीरिया आर बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सेकेंड पॉइंट ये होगा कि बैक्टीरिया आप जानते हैं कि दो तरीके के बैक्टीरिया भी होंगे, एक तो यूजफुल है, एक हार्मफुल है। पहले ही मैंने आपको बोल दिया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स भी होते हैं और फो भी होते हैं। तो ये जो बैक्टीरिया है ना, ये बैक्टीरिया में भी कुछ बैक्टीरियाज हमारी बॉडी के लिए क्या होते हैं, यूजफुल होते हैं, और कुछ बैक्टीरिया हमारी बॉडी के लिए क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं, ठीक है। अब देखिए बात हुई कि बैक्टीरिया यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर दोनों माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, दोनों माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब इसके बाद सेकंड पॉइंट, बैक्टीरिया से जो डिजीजेस होती हैं, मैं क्या बोल रही हूं कि बैक्टीरिया से जो डिजीजेस होती हैं वो शॉर्ट टाइम के लिए होती हैं। कहने का मतलब कि वो एक्यूट होती हैं। देखिए बैक्टीरिया से जो बीमारी होगी वो शॉर्ट टाइम के लिए होगी। शॉर्ट टाइम की डिजीज आपको पता ही है एक्यूट डिजीज कही जाती है। एक देखिए डिजीज दो तरीके की होती है, एक तो एक्यूट होता है, एक क्रोनिक होता है, ठीक है। एक्यूट डिजीज कौन से डिजीजेस होती हैं, ऐसी बीमारियां जो थोड़े समय के लिए हो, 2 दिन 3 दिन, ज़्यादा 1 वीक, कहने का मतलब ये, ठीक है। तो बैक्टीरिया से जो बीमारियां होंगी वो अक्सर शॉर्ट टाइम के लिए होंगी, लॉन्ग टाइम के लिए नहीं। समझ में आ रहा है? तो बैक्टीरिया से हमेशा एक्यूट डिजीज ही होगा, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं प्रोटोजोआ की। प्रोटोजोआ क्या होता है, ये भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है। अच्छा बैक्टीरिया का कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कुछ बैक्टीरिया के बारे में जान लेते हैं। देखिए ट्यूबरकुलोसिस हो गया, टीबी जिसको कहा जाता है, जिसको ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं, टाइफाइड हो गया, कॉलेरा हो गया, ये सब क्या है, ये सब बैक्टीरिया ही हैं, ठीक है। ये जितनी भी डिजीजेज हैं, ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड, कॉलेरा, ये सब बैक्टीरिया की ही वजह से होता है, ठीक है। अब ये कौन से बैक्टीरिया होंगे, फ्रेंड्स होंगे कि फो? अब जाहिर सी बात है कि डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया हैं तो वो फ्रेंड्स तो होंगे नहीं, वो क्या होंगे, फो होंगे। अब फ्रेंड्स बैक्टीरिया की बात करें तो जैसे लैक्टोबाइसिलियस हो गया, लैक्टोबाइसिलियस, ठीक है। लैक्टोबाइसिलियस बैक्टीरिया कहाँ प्रेजेंट होता है, मिल्क में प्रेजेंट होता है, ठीक है। लैक्टोबाइसिलियस इज प्रेजेंट इन मिल्क। ये इस बैक्टीरिया का काम क्या होता है, इस बैक्टीरिया की ही वजह से क्या बनता है, कर्ड बनता है। कर्ड मीन्स दही बनती है, ठीक है। अगर लैक्टोबाइसिलियस बैक्टीरिया नहीं होगा मिल्क में प्रेजेंट तो मिल्क से कर्ड नहीं बन पाएगा। मिल्क से कर्ड किस बैक्टीरिया की वजह से बनता है, तो लैक्टोबाइसिलियस बैक्टीरिया की वजह से ही मिल्क ट्रांसफॉर्म होता है, किसमें, कर्ड में। अब कर्ड हमारे लिए यूजफुल है कि हार्मफुल, कर्ड तो यूजफुल है। तो कहने का मतलब ये जो बैक्टीरिया है लैक्टोबाइसिलियस, ये हमारे लिए फ्रेंड्स होगा कि फो होगा, फ्रेंड्स होगा, बिकॉज कर्ड इज यूजफुल फॉर अस एंड कर्ड इज मेड बाय व्हिच ऑर्गेनिज्म, लैक्टोबाइसिलियस। हेंस दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज अंडर द कैटेगरी ऑफ फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये बात हमने करी किसकी, बैक्टीरिया की। अब बात करते हैं हम प्रोटोजोआ की। देखिए प्रोटोजोआ भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। मीन्स वी कांट सी देम विथ आवर नेक डाइज, हम इन्हें अपनी नेक डाइज से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। प्रोटोजोआ आर जस्ट लाइक एज एनिमल्स, ये किसकी तरह होते हैं, एनिमल्स की तरह होते हैं। मीन्स ये अपना न्यूट्रिशन लेने के लिए, ठीक है, अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं, ठीक है। ये जो प्रोटोजोअन्स होते हैं दे आर जस्ट लाइक एज एनिमल एंड दे टेक न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, इसका एग्जाम्पल है अमीबा। क्या है, अमीबा। अमीबा के बारे में आप जानते ही हैं, फिर से एक बार देख लेते हैं, ध्यान दीजिए। जैसे अमीबा क्या है, अमीबा एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहने का मतलब क्या है कि पता ही है, वी कांट सी देम विद आवर नेक डाइज बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल लिविंग बीइंग्स, ठीक है। देखिए अमीबा की खासियत क्या है कि अमीबा का कोई भी फिक्स शेप नहीं होता, इसका इरेगुलर शेप होता है। मीन्स इट डजंट हैव फिक्स शेप, इसका शेप फिक्स नहीं होता। जैसे मैं यहाँ अमीबा का स्ट्रक्चर बनाती हूँ,
ठीक है, दिस इज अमीबा। और ये जो इसकी आउटर लेयर है ना, ये आप देख रहे होंगे, ये जो इसकी आउटर लेयर है इसको हम बोलते हैं पेसुडोपोडिया। क्या बोलते हैं? पेसुडोपोडिया। एंड बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। ठीक है, बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस को हम बोलते हैं ब्रेन ऑफ द सेल। न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं? ब्रेन ऑफ द सेल। ब्रेन ऑफ द सेल मतलब सेल का पूरा, एक सिंगल सेल का पूरा कंट्रोलिंग पावर जो होता है वो किसके पास होता है? न्यूक्लियस के पास। दैट्स वाई न्यूक्लियस को क्या बोला जाता है? ब्रेन ऑफ द सेल। जैसे इतनी बड़ी बॉडी को ऑपरेट कराने के लिए माइंड हमारा ब्रेन है, वैसे एक सिंगल सेल को ऑपरेट करने के लिए न्यूक्लियस की जरूरत होती है। तो न्यूक्लियस को हम बोलते हैं ब्रेन ऑफ द सेल। एंड ये जो आउटर लेयर है ये हो गया पेसुडोपोडिया। इसमें छोटे छोटे वो फूड वैक्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं? फूड वैक्यूल्स। ठीक है, अब देखिए मैंने बात कर रही थी अमीबा का, जो कि प्रोटोजोआ कैटेगरी में है। ठीक है, अब ये एनिमल की तरह बिहेव करते हैं, मीन्स मैंने अमीबा का एग्जांपल लिया है। ये अपने न्यूट्रिशन के लिए अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर क्या होता है? डिपेंड होता है। ये मोस्टली वाटर में, मड में पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए ये अपना न्यूट्रिशन अदर ऑर्गेनिज्म से कैसे लेगा। जैसे ये खुद एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, अगर इससे छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके पास आता है तो ये क्या करता है फ्रेंड? ये क्या करेगा कि ये अपना ये जो पेसुडोपोडिया है इसको ये इनलार्ज कर लेगा, मीन्स बड़ा कर लेगा। ठीक है, एंड बड़ा करके ये इसको अंदर की तरफ ले लेगा। ठीक है, अब अंदर की तरफ ले लिया, देन वो जो इससे छोटा वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म था ये अंदर आ गया। अब इसके अंदर इंजेशन होगा, डाइजेशन होगा, एसिमिलेशन होगा, तब जा करके ये अमीबा अपना न्यूट्रिशन लेगा। जैसे एक एनिमल में, एक ह्यूमन बीइंग में इंजेशन होता है, देन डाइजेशन होता है, एसिमिलेशन होता है, एक्यूमुलेशन होता है, सेम इसी तरह इसमें भी होता है। ठीक है, दैट्स वाई मैंने बोला था कि प्रोटोजोआ is act just like as animals. ठीक है, and they are microorganism and मैंने इसका एग्जाम्पल दिया अमीबा। ठीक है, अब बात करते हैं फंगी की। ठीक है, तो आइए बच्चों अब हम जानेंगे फंगी के बारे में। ठीक है, देखिए फंगी सबसे पहले ये भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इसे अच्छे से देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। जनरली हम उसका ऊपर से अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ये कहाँ पर जनरली पाया जाता है? मतलब रॉटन फूड आइटम्स पे एंड वुडन लॉग्स पे भी पाया जाता है। जो बारिश वगैरह में अगर कोई वुडन लॉग छोड़ दी जाती है तो आफ्टर सम टाइम उस पर फंगी अपने आप ग्रोन आउट हो जाता है ना। तो फंगी का जनरली हम अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर देख सकते हैं, बट इसको अच्छे से देखने के लिए हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हमें माइक्रोस्कोप का नीड होता है। ठीक है, फंगी अधिकतर मल्टी सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि ये जो फंगी होता है ये कौन सा न्यूट्रिशन लेगा। फंगी का न्यूट्रिशन मोड क्या होता है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? फंगी का मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है हेट्रोट्रॉफिक। ठीक है, फंगी का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक कहने का मतलब क्या कि इट डिपेंड ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। फंगी क्या होता है? अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं, ये अपने न्यूट्रिशन के लिए अदर्स पर क्या होता है? डिपेंड होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? हेट्रोट्रॉफिक। अगर ये अपना न्यूट्रिशन खुद से ले लेता, अपना भोजन खुद बना लेता, तो ये किस कैटेगरी में होता? ऑटोट्रॉफिक में। बट इट कांट मेक their food by themselves, it depend on other organism। फंगी अपने न्यूट्रिशन के लिए अदर्स पर डिपेंड होता है, इसलिए इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा? हेट्रोट्रॉफिक। ठीक है, पहली बात हो गई कि ये हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। ये अक्सर पाए किधर जाते हैं? ये अक्सर जनरली डेड एंड डिकेइंग मैटर पर पाए जाते हैं। इट फाउंड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। डेड एंड डिकेइंग मैटर, सड़ी गली मरी हुई चीजों पर ये पाए जाते हैं। फंगी अपने आप ग्रोन हो जाते हैं। ठीक है, फंगी। ठीक है, अब देखिए फंगी को न्यूट्रिशियस तो होगा नहीं,
डेड एंड डिकेइंग मैटर पर उगता है, तो फंगी न्यूट्रिशियस तो होगा नहीं। फंगी क्या होता है? पॉइजनस होता है। फंगी यार पॉइजनस। कुछ लोग मशरूम और फंगी में कोई डिफरेंस नहीं समझते हैं, ये बिल्कुल गलत है। फंगी क्या होता है? फंगी पॉइजनस होता है। एंड मशरूम क्या होता है? मशरूम न्यूट्रिशियस होता है, उसका एग्रीकल्चर होता है, उसका खेती किया जाता है, ठीक है। एंड फंगी डेड एंड डिकेइंग मैटर पर अपने आप उग जाता है एंड दे आर पॉइजनस, ठीक है। तो ये बात थी फंगी की। अब बात करते हैं हम एल्गी की। एल्गी क्या होता है? एल्गी मोस्टली अधिकतर मतलब जहां पर पानी वाली एरियाज होती है वहां पर पाया जाता है, ठीक है, वाटर वाली एरिया में। और इनका कलर जनरली आप देखते होंगे ग्रीन कलर का होता है या फिर रेड ब्राउन में भी इनका कलर होता है, ठीक है, किनका? एल्गी का, ठीक है। अब मैंने बोला था फंगी का मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉफिक होता है बिकॉज ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता, ठीक है। एल्गी का जो होता है, एल्गी का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है बच्चों? एल्गी का मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है ऑटोट्रॉपिक। एल्गी का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक कहने का मतलब क्या? कि ये अपना भोजन स्वयं बनाती है। एल्गी कैन मेक देयर फूड बाय देमसेल्फ। एल्गी अपना भोजन स्वयं बनाती है, मीन्स कि वो किसका प्रोसेस करती है? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करती है। जैसे प्लांट्स अपना भोजन, ये जो एल्गी है ना, इसको प्लांट्स की कैटेगरी में रखा जाता है। एल्गी इज अंडर द कैटेगरी ऑफ प्लांट की कैटेगरी में होता है। दैट्स वाई एल्गी का मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक है, मीन्स कि वो अपना भोजन स्वयं बनाती है, अपने भोजन के लिए अदर पर डिपेंड नहीं होती। एंड ये कौन सा प्रोसेस करती है? फोटोसिंथेसिस का। फोटोसिंथेसिस आपको याद ही होगा, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय प्लांट by the help of carbon dioxide, sunlight, air, water and chlorophyll, ठीक है। तो ये तो बात हो गई कि ये ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करती है, I mean होता है इसके अंदर। और क्या बात आती है कि ये अक्सर वाटर वाली एरिया में पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए फंगी और अगर एल्गी की बात करें तो फंगी और एल्गी के बीच के जो रिलेशनशिप होते हैं उसको हम सिम्बियोसिस कहते हैं, ठीक है। आपने क्लास 7th में पढ़ा ही था कि फंगी अपने न्यूट्रिशन के लिए एल्गी पर डिपेंड होता है। ये जो रिलेशनशिप होता है इसी को सिम्बियोसिस बोलते हैं, याद होगा आप सभी को। खैर आगे बढ़ते, मैंने आपको एक बार फिर से रिवीजन करा दिया, याद रखिएगा। द रिलेशनशिप बिटवीन फंगी एंड एल्गी इज नोन एज सिम्बियोसिस, ठीक है। अब बात करते हैं हम वायरस की, जो कि आई थिंक बहुत बड़ा टॉपिक है और इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, ठीक है। तो आइए जान लेते हैं वायरस। पर इसके बारे में जानने से पहले हम ईस्ट के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? यीस्ट की। पूरब वाला ईस्ट नहीं, ये वाला ईस्ट, ठीक है। ये ईस्ट क्या होता है? ये भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है और ये काफी ज्यादा यूजफुल होता है। इट इज वेरी यूजफुल फॉर अस। ये हमारे लिए काफी यूजफुल होता है। जैसे अक्सर कुकिंग वगैरह में ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, जो बैक्टीरिया होता है, काफी ज्यादा यूजफुल होता है। जैसे कि अगर हम क्या करते हैं, अगर घर पर इडली वगैरह बनता है या कह लो डोसा वगैरह बनता है तो उसके लिए रवा यानी कि सूजी को हम लोग एक दिन पहले ही रात में भिगो कर रखते हैं। रात में भिगो कर क्यों रखते हैं? ताकि कहते हैं कि अगर रात को भिगो के रख दोगे 8-10 घंटा तो अगले दिन इडली काफी ज्यादा स्पंजी बनेगी, काफी फुली हुई बनेगी। ऐसा क्यों कहा जाता है? ऐसा इसलिए कहा जाता है बच्चों क्योंकि जो अगर हम रवा को भिगोकर रात में ही रख देंगे 8 से 10 घंटे के लिए तो ये जो ईस्ट वाला बैक्टीरिया होता है ना, ये काफी एक्टिव हो जाता है और ये क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ये क्या करता है? इट प्रोड्यूसेस CO2 गैस, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जिसकी वजह से वो जो इडली होती है वो काफी ज्यादा फर्मेंटेड हो जाता है, वो जो रवा होता है वो काफी ज्यादा फर्मेंटेड हो जाता है। तो अगले दिन इडली काफी क्या बनती है? स्पंजी बनती है। तो कहने का मतलब ये जो ईस्ट होता है ये ब्रेड, इडली, डोसा ये सब जो बनते हैं, ब्रेड वगैरह काफी स्पंजी होता है ना, ब्रेड काफी स्पंजी होता है, इडली काफी स्पंजी होता है। ऐसा किस लिए होता है? क्योंकि
ये जो ईस्ट होता है ये एक्टिव हो जाता है जब हम भिगोकर कोई भी मतलब फूड आइटम हम भिगोकर रखते हैं रात में। जैसे चावल कोई भिगोकर रख दोगे 1-2 दिन के लिए ऐसे ही नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर, तो क्या होगा कि कुछ दिन बाद उसमें से जब आप उसको स्मेल करोगे तो आपको काफी खट्टी खट्टी टाइप की स्मेल आएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि ईस्ट काफी एक्टिव हो जाता है और वो कौन सी गैस प्रोड्यूस करने लगता है? CO2 गैस प्रोड्यूस करने लगता है। तो ईस्ट का अधिकतर यूज केक वगैरह बनाने में, इडली वगैरह बनाने में, डोसा ब्रेड बनाने में इसका काफी योगदान रहता है, यूजफुल होता है, बिना इसके नहीं हो पाएगा। तो ईस्ट एज अ फ्रेंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है? काम करता है। ठीक है, आप लोग घर पर ट्राई करना कि 1 कप पानी में थोड़ा सा चावल भिगो करके कम से कम 2 दिन के लिए रखना। तीसरे दिन जब आप उसको स्मेल करोगे आपको खुद समझ में आएगा उसमें से काफी खट्टी स्मेल आती है। क्यों? क्योंकि ईस्ट बहुत एक्टिव हो जाता है एंड इट प्रोड्यूसेस which gas? CO2 gas means कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ओके, तो अभी हम लोगों ने 4 ग्रुप्स बैक्टीरिया के पढ़े, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पढ़े, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगी एंड एल्गी। अब ये जो लास्ट टॉपिक हमारा है वायरस, लास्ट टॉपिक नहीं, लास्ट ग्रुप जो है वायरस, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो सेशन में पढ़ेंगे और इसके अलावा बचे हुए इस चैप्टर के जितने भी टॉपिक है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो सेशन में फिनिश कर लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग आज के इस वीडियो सेशन में हम लोगों ने जितना भी पढ़ा आप उसको रिवाइज करेंगे एंड जैसा कि हम हमेशा ही आप सबको बोलते ही हैं कि अगर आपको कोई भी कहीं पर भी कोई भी डाउट हो, कोई ऐसा टॉपिक जो आपको ना समझ में आया हो, देन जस्ट कमेंट अस, आप कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए एंड हम लोग आपके उस कमेंट का आंसर जरूर देंगे, आपके हर डाउट का आंसर देने की कोशिश करेंगे। ओके, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे वीडियो चैनल से जुड़े रहें एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।